सर्द रात की खामोशी में घिरा वो वीरान स्टेशन। जैसे ही मैंने उस वीरान स्टेशन पर कदम रखा, लगा जैसे कोई उस भयानक अंधेरे में मेरी ही राह देख रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मौसम सर्दियों का था। ठंडी हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही ट्रेन धीमी होती गई, मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। बाहर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था। पहाड़ों से टकराती बर्फीली हवाएं स्टेशन पर लहरा रही थी। ठंड ने जैसे हर चीज को जकड़ लिया हो। दूर दूर तक सूनी पटरियां फैली हुई थी, जिन पर पत्ते हवा में हिल रहे थे, एक अजीब सी सरसराहट पैदा करते हुए। कई साल के बाद अपने गांव लौट रहा था, तो बचपन की यादें बार बार मेरे जहन में ताज़ा हो रही थी। मैं सोचता रहा कि उस समय ये स्टेशन कैसा जीवंत और हलचल भरा हुआ करता था। यहाँ से मेरी कई अनगिनत यादें जुड़ी थी। स्टेशन पर दौड़ते भागते, दोस्तों के साथ खेलते हुए और उस पुराने चाय वाले के पास बैठकर ठंडी ठंडी सर्दियों में गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए बिताए पल। पर अब सब वीरान था, एकदम खामोश। लेकिन उस रात जैसे ही मैंने उस वीरान स्टेशन पर कदम रखा, एक अजीब सा डर मेरे मन में घर कर गया। लगा जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे यहाँ आने से रोकना चाह रही थी। मेरी सांसें धीमी हो गई और ठंड इतनी सख्त थी कि मुझे अपनी सांसों का भाप भी नजर आने लगा। वहाँ खड़े खड़े मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ मैं नहीं आना चाहता था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। मैंने अपने चारों ओर देखा। पुरानी ईंटों से बनी इमारतें, जंग खाई लोहे की बेंचें और टूटे हुए लैंप पोस्ट जो कभी रोशन हुआ करते थे, अब खामोश खड़े थे। केवल हल्की सी हवा चल रही थी, जो पेड़ों के सूखे पत्तों को सरसराहट के साथ हिला रही थी। मैंने घड़ी पर नजर डाली। रात के 11:30 बज चुके थे। ऐसे समय में स्टेशन पूरी तरह से वीरान था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ मेरी ही कदमों की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। मैंने इधर उधर देखा, पर वहां दूर दूर तक कोई एक और यात्री नहीं था। लग रहा था कि यह स्टेशन जैसे कई सालों से ठंडे अंधेरे में डूबा पड़ा है। यहाँ शायद ही कोई आता होगा। मगर थोड़ी ही दूर पर मुझे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। जब पास पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी सी चाय की टपरी थी। उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा चूल्हे के पास बैठी अपनी कांपती उंगलियों से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े चूल्हे में डाल रही थी, ताकि थोड़ी और गर्मी मिल सके। उनका चेहरा छुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे उन्होंने कई साल इस ठंड और अकेलेपन में बिताई हो। उनकी आंखें धीमी आग की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे असहज कर दिया। आग तापते हुए उन्होंने मुझे देखा, जैसे वह पहले से मेरे आने का इंतजार कर रही हो। मैंने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, अम्मा, क्या गांव जाने का कोई साधन मिल सकता है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी, मानो वे कुछ ऐसा जानती हो जो मैं नहीं जानता था। कुछ देर तक वे चुप रहीं, फिर धीरे से एक धीमी और गंभीर आवाज में बोली, बेटा, इस वक्त कोई नहीं जाएगा। ये पटरिया, ये स्टेशन, यहाँ से जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज उठे। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे विचलित कर दिया। पहली बार मुझे सच में डर का एहसास हुआ। मैंने उनके शब्दों को हल्के में लेने की कोशिश की, खुद को समझाया कि वे सिर्फ अंधविश्वास की बातें कर रही होंगी। लेकिन उनकी आंखों की गहराई और उनकी आवाज का कंपन मेरे भीतर कुछ और ही कहानी कह रहा था। फिर अम्मा ने मुझे गर्मा गर्म चाय दी और मैं चाय पीते हुए मैंने अपनी सिगरेट जलाई और कश मारने लगा। उस समय मुझे याद आया कि मैं कितना बदल गया हूँ।
बचपन में ये पटरी मेरे लिए खेल का मैदान थी, लेकिन अब यहाँ आने पर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने बूढ़ी अम्मा से कुछ और बात की, लेकिन उनकी बातें मुझे डराने लगी। तू यहाँ क्यों आया है? उन्होंने पूछा। उनके शब्दों में ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, या शायद मुझे किसी अनदेखे खतरे से आगाह करना चाह रही थी। उनकी आवाज़ धीमी पर रहस्यमयी थी। मेरी तरफ घूरते हुए उन्होंने धीरे से कहा, यहाँ का सन्नाटा किसी अनदेखी चीज का संकेत है, सावधान रहना। उनके शब्दों से मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी थी। ये केवल एक गांव का पुराना स्टेशन नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां समय थम सा गया था। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मैंने उन बातों को झटकते हुए उनकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ये तो महज एक बुजुर्ग महिला के वहम होंगे, मैंने खुद को दिलासा देते हुए सोचा, और स्टेशन से बाहर निकलने का निश्चय किया। जैसे ही मैंने पटरियों की ओर कदम बढ़ाया, मेरे चारों ओर अंधेरे का पर्दा और भी गहरा होने लगा। ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे मेरा शरीर कांप उठा। हर कदम के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे रोक रखा हो। पटरियां बिल्कुल सुनसान थी और उन पर खड़ा जंग लगा हुआ लोहे का रंग भयानक लग रहा था। मैंने अपने कदम तेज किए, लेकिन अंदर एक डर बैठा हुआ था कि शायद कुछ गलत होने वाला है। पटरियों के पास पहुंचते ही अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैं सोचता रहा कि ये सब सिर्फ मेरा भ्रम है। फिर भी उस अनजानी आहट को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया था। मैं रुक गया और धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो और तुरंत छिप गया हो। मेरी सांसें भारी हो गई। ठंडी हवा बार बार मेरे चेहरे से टकरा रही थी, मानो मुझे आगाह कर रही हो कि कुछ गलत है। पत्तों की सरसराहट और सूखी टहनियों की चरमराहट से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यह सन्नाटा भी मुझे। मैंने अपनी चाल तेज कर दी और गांव की ओर बढ़ने लगा, लेकिन हर कदम के साथ यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि मेरे पीछे कोई या कुछ चल रहा है जिसे मैं देख नहीं सकता। गांव की ओर जाते हुए मुझे अचानक एक इक्का दिखाई दिया। वो एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। मैंने हाथ दिखाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बस मुझसे टकरा कर गुजर गया। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत नजर आ रही थी, मानो वो मुझे घूर रहा हो, लेकिन बिना बोले ही चला गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन पटरियों पर एक अजीब सी खामोशी थी। मैं आगे बढ़ते बढ़ते एक पुराने पेड़ के पास पहुंच गया, जहां मुझे अचानक अंधेरे में एक इंसानी आकृति जैसा एक साया नजर आ रहा था, जिसका मुंह मेरे ही तरफ नजर आ रहा था। मेरे अंदर का डर और मदद पाने की आशा दोनों उभर आई, तो मैं तेजी से उसके पास पहुंचा। मैंने सोचा था शायद कोई गांव का होगा जिससे मुझे मदद मिल सकेगी। तो जैसे ही मैं उस साए के नज़दीक में गया और गौर से देखा, तो मैं चौंक कर ठिठक गया। सामने कुछ कदमों की दूरी पर वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी जो कुछ देर पहले चाय की टपरी पर थी। अम्मा ने अपनी घूरती आंखों से मुझे देखा और कहा, तू यहाँ आया तो है अपने गांव की यादों को ताज़ा करने के लिए, लेकिन ये पटरी तेरी जिंदगी के हर पुराने याद को निकल जाएगी। मेरा दिल एकदम जोरों से धड़क रहा था। मैंने खुद को मजबूत किया और बोला, अम्मा आप यहाँ कैसे? लेकिन मेरे शब्द अधूरी ही रह गए, क्योंकि अम्मा की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और हवा में गायब हो गई। ये देखकर मैं पूरी तरह से कांप गया। समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या था। आसपास की ठंडी हवा में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो अशोक? वो आवाज़ मानो मेरे ही मन से निकली हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था।
मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, क्या यह सब मेरी कल्पना है या फिर सच? मैंने तेजी से गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन रास्ता जैसे जैसे खत्म होता गया, अंधेरा और गहरा होता गया। पटरियों के किनारे लगे पुराने पेड़ अजीब आवाजें करने लगे, मानो उन पर कोई छाया हो जो मुझसे बातें कर रही हो। कुछ देर चलते चलते मुझे सामने एक टूटी फूटी सी झोपड़ी नजर आई, जहां से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। तो मैं उस झोपड़ी की ओर बढ़ा, ये सोचकर कि शायद यहाँ मुझे कुछ आराम मिल सके। झोपड़ी में प्रवेश करते ही मुझे एक परिचित सी महक आई, मानो कोई पुरानी याद वहां दबी पड़ी हो। लेकिन भीतर का दृश्य भयानक सा था। झोपड़ी के एक कोने में चूल्हा जल रहा था और उसकी आग की रोशनी में मैंने देखा कि झोपड़ी के बीचों बीच एक पुराना पलंग बिछा हुआ है, जिस पर जर्जर अवस्था में एक बहुत बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। उस आदमी के चेहरे पर बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था, मानो वो किसी अनजान भार से दबा हो। मैंने धीमी आवाज में पूछा, कौन हो आप? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक से उसकी आंखें खुली और वो मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द, खौफ और बेबसी का मेल था। उसने थरथराते हुए अपने हाथ से इशारा किया और केवल इतना ही कह पाया, वो पटरिया मुझे जाने नहीं देती। मैं फंस गया हूं यहाँ हमेशा के लिए। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। मैं तेजी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जाम हो गए थे। बाहर की हवा और भी ठंडी हो गई थी और उस पर भारीपन सा महसूस होने लगा। मुझे लगा जैसे पटरिया मुझे खींच रही हो, अपनी ओर बुला रही हो। मेरे कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे कई लोगों की चीखें एक साथ हवा में बिखरी हो। मैं किसी तरीके से झोपड़ी के बाहर निकला और मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे पीछे एक हल्की सी आहट आई। मेरी धड़कनें और तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही इक्के वाला आदमी खड़ा था, जिसने मुझे रास्ते में इक्के से टक्कर मारी थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में गहरी थी, जैसे वो मेरे अंदर झांक रहा हो। तू यहाँ क्यों आया है? उसने फिर से वही सवाल पूछा। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो आदमी फिर बोला, यहाँ से निकलना आसान नहीं है। ये पटरियाँ तुझे अपने अंदर खींच रही हैं, भाग जा। उसकी आवाज में मुझे एक गहरी चिंता दिखी, लेकिन उसके शब्द सुनकर मेरे भीतर का डर और भी बढ़ गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे मैं चल रहा था, मुझे लग रहा था जैसे पटरियाँ मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैंने तेजी तेजी से अपने कदम बढ़ाए, लेकिन अचानक मेरे पैर खुद ब खुद एक जगह जाम हो गए। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे फिर वही आदमी नजर आया, लेकिन अब वो धीरे धीरे गायब होने लगा। मैं बुरी तरह से डर गया था और जल्दी से आगे बढ़ने लगा। मैंने अपनी सिगरेट की ओर ध्यान दिया जो बुझ चुकी थी, तो मैंने उसे फेंक दिया। मैं चाहता था कि कुछ ऐसी चीज हो जो मुझे इस डरावनी जगह से बाहर निकाल सके। तभी मुझे सुनाई दिया, कहाँ जा रहे हो अशोक? यहाँ ठहर। वो आवाज मुझे खींच रही थी। मैं और तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन अब पटरियों पर चलने में दिक्कत होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद मेरे खिलाफ हो गई हो। उस समय मुझे एक पुरानी याद आई, जब मैं गांव के बच्चों के साथ यहीं खेला करता था। लेकिन अब यह जगह अजीब लग रही थी। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कुछ है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा और पटरियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर अचानक मैंने अपने कानों में सिसकियाँ सुननी शुरू कर दी। ये आवाज़ें मुझे कुछ कहीं से आ रही थी। मैंने ध्यान दिया कि उन सिसकियों के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। ये सब अनसुलझी रहस्यमयी घटनाएं थी। मैं तेजी से भागते भागते जैसे ही गांव की सीमा पर पहुंचा, ठंड और सन्नाटे ने जैसे मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मेरे भीतर घर कर चुका था डर। मुझे बिना रुके आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था।
उस वीरान स्टेशन और सुनसान पटरियों से भागकर गांव में पहुंचने की मेरी ख्वाहिश जैसे किसी अनजाने डर के कारण और भी मजबूत हो गई थी। मेरे कदम डगमगाते जा रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी और हाथ पैर ठंड के मारे सुन्न पड़ चुके थे। जैसे ही मैं गांव की सीमा के पास पहुंचा, मुझे हल्की रोशनी में एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। वो कुछ दूर खड़ा था और मुझे घूर रहा था, जैसे मेरे भागने की वजह समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में चिंता और अजीब सा सवाल था। उसके माथे पर शिकन, जैसे उसे पहले से पता हो कि मुझे किस चीज़ का सामना करना पड़ा है। मैं अपने डर से उबर नहीं पा रहा था, लेकिन उस आदमी को देखकर एक पल के लिए लगा कि शायद अब मैं सुरक्षित हूँ। मैंने पास जाकर हाँफते हुए उससे मदद मांगी और उसने मुझे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अनोखी संजीदगी थी, जैसे उसने ऐसे हादसे पहले भी देखे हो। क्या हुआ अशोक, तुम क्यों भाग रहे हो? उसने गंभीर आवाज में पूछा। यह सुनकर मैं खौफ में डूब गया एक पल को कि इसे मेरा नाम कैसे पता। फिर सोचा मैंने शायद ही मुझे जानता होगा। भले ही मैं ये सालों के बाद आया हूँ, लेकिन जुड़ा तो मैं इसी गांव से ही था ना। मेरा पूरा बचपन वहां बीता है। मैंने वो सब सोचना छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। मुझे बस किसी तरह अपनी जान बचानी थी। मेरे होठ ठंड और डर के मारे कांप रहे थे। मुझे वहां से निकलना है। वो पटरिया मुझे रोक रही थी। मैंने कांपते हुए कहा। मेरा डर शायद उसने पढ़ लिया था, क्योंकि उसकी आंखों में गहरी समझ और चिंता नजर आई। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी, जैसे मुझे किसी और खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हो। वो मुझे लेकर तेजी से गांव की ओर खींचने लगा। हम दोनों गांव के अंदर आए और मैंने देखा कि कुछ घरों में हल्की रोशनी जल रही थी। गांव के बीचों बीच पहुंचते ही मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी नजरें अब भी बार बार पीछे पटरियों की दिशा में जाती रही। उस आदमी ने मेरी हालत समझते हुए मुझे गांव के एक छोटे से चबूतरे पर बिठाया और खुद मेरी ओर घूरता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर रुक गया। गांव के कुछ बुजुर्ग भी धीरे धीरे हमारे पास इकट्ठा होने लगे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और कुछ पुरानी यादें झलक रही थी, जैसे वे इस तरह के किसी डर को समझते हों। मुझे उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर दिखाई दिया, मानो वे भी उसी डर का हिस्सा हो जो मैंने अभी अभी अनुभव किया था। उनमें से एक ने धीरे से पूछा, तू सच में वहां गया था? मैंने सहमते हुए सिर हिलाया। मेरे होठ सूख चुके थे और ठंड ने मेरी जुबान को सुन्न कर दिया था। एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे पूछा, तूने वहां क्या देखा? मैंने उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द मेरी जुबान पर अटक गए। मैं किसी अदृश्य डर से जैसे जकड़ा हुआ था। वो अधेड़ आदमी अब भी मुझसे सहारा देने के लिए मेरे पास बैठा था। धीरे से उसने कहा, तू अकेला नहीं है जिसने इस डर का सामना किया है। कई लोग पहले भी उन पटरियों के पास गए थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी रुकावट थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, मानो उसने भी उस डर को महसूस किया हो। कई लोग उन पटरियों के पास से लौटकर कभी नहीं आए, और जो लौटे वो अपने साथ उस जगह की परछाइयां लेकर लौटे। उसकी बातों को सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी अपने साथ उस डर को, उस रहस्य को लेकर लौट आया हूँ। मेरी यादों में स्टेशन की वीरानगी, बूढ़ी अम्मा की चेतावनी और उन पटरियों की सन्नाटेदार खामोशी तब सब ताज़ा थी। मैंने अपने पीछे पटरियों की दिशा में देखा और मेरे कानों में जैसे किसी ने खुसफुसाकर कहा, वापस आओ। अचानक से मुझे लगा कि मैं अब भी उन पटरियों से जुड़ा हुआ हूँ। उस आवाज़ का असर इतना गहरा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस आदमी की ओर देखा और कहा, क्या मैं वास्तव में उस जगह से बच पाया हूँ? उसकी आंखों में एक पल को गंभीरता दिखी और उसने धीमे से जवाब दिया, कभी कभी कुछ जगह सिर्फ एक बार नहीं बुलाती, वे हमें बार बार वापस बुलाती हैं।
जैसे कोई रहस्यमयी साया हमारा पीछा कर रहा हो। उसके ये शब्द मेरे दिल में गूंज उठे, जैसे उन्होंने मेरे मन में छुपी हर आशंका को सच कर दिया हो। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हें खुद से लड़ना होगा, क्योंकि वो जगह, वो साया, वो डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो साया तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। वो आदमी मुझे चेतावनी दे रहा था कि मुझे एक तरह की शांति नहीं, बल्कि एक अजीब से तनाव में साथ रहना होगा, जैसे कोई हर पल मेरी परछाई बना हुआ हो। मुझे एहसास हो गया था कि गांव आकर मैं उस साए से बच नहीं पाया, बल्कि वो साया अब मेरे साथ ही रहेगा, हर कदम पर, हर सन्नाटे में, हर अंधेरे में। उस रात मैं गांव तो लौट आया था, लेकिन उस डर ने मुझे हमेशा के लिए अपने साथ बांध लिया था। अब मैं जानता था कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें एक बार छू जाते हैं तो वे हमारे जीवन से कभी दूर नहीं जाते। हमारी सोच, हमारे सपने और हमारी हकीकत का हिस्सा बन जाते हैं। मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो डर और सस्पेंस मेरे साथ रहेंगे और मुझे याद दिलाएंगे कि कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।